कि पंचायत लेवल पर 73 अमेंडमेंट होने के बाद एजुकेशन का जो काम है वो मोटे तौर पर पंचायत स्तर पर होता है। प्राइमरी एजुकेशन है, यूपीएस एजुकेशन है। एक नया केडर हम खड़ा करना चाहते हैं पंचायत राज का, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में 73, 74 अमेंडमेंट के और फंड और फंक्शनरीज हैं, उनका नया केडर प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि देश की आजादी के बाद स्टेट सर्विसेज का कैडर है, सेंट्रल सर्विसेज का कैडर है, लेकिन पंचायत सर्विस का कैडर नहीं होने से हम नए सिरे से पंचायत पर सर्विस कैडर करना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा, आपको याद होगा अशोक गहलोत जी की सरकार में हमने राजीव गांधी पाठशालाएं प्रारंभ की थी। राजीव गांधी पाठशाला जब हमने प्रारंभ की थी तब हमने निर्णय किया था कि जिस वार्ड में वार्ड पंच होगा, एससी का होगा तो एससी का, एसटी का हो तो एसटी का, ओबीसी का हो तो ओबीसी का, महिला होगी तो महिला, उसी कैटेगरी को हमने राजीव गांधी शिक्षा मित्र बनाया था हमने, और 1200 रुपए दिए थे। 25,000 एक साथ राजीव गांधी पाठशाला खोलकर हमने 25,000 अलग अलग वर्ग के लोगों को 1200 रुपए की नौकरी दी। आज उनको 56,000 रुपए मिल रहे हैं और अशोक जी गहलोत की सरकार ने जीवन भर उनको पेंशन देने का काम किया है। ये नवाचार हम पहले कर चुके हैं। उन्हीं नवाचार को आधार बनाकर हम राजस्थान में एक नया सर्विस कैडर खड़ा करना चाहते हैं, जिससे पंचायत में जो हमारे नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं, जिनके परिवार में कोई भी नौकरी में नहीं आया, उनको भी सर्विस करने का अवसर मिल सके और उनको सर्विस को धीरे धीरे हम आकर सरकारी नौकरी जो है उनके बीच में एक नया कैडर बनना चाहते हैं। पहले दे हैव टू रेंडर सर्विसेज पंचायत लेवल सर्विस लेवल एंड आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल बी एम्प्लॉय एज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो एक नया कैडर खड़ा करके जो हमारा कमिटमेंट है 10 लाख लोगों को रोजगार देना है, उसमें 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना है। ये नया कैडर खड़ा करके हम इस हमारी प्रायोरिटी जो 2030 है उसके साइलेंट फ्यूचर को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको, महिला सशक्तिकरण के बारे में लंबे समय से काम कर रहे हैं। कन्विक्शन करने के लिए कानून बनाए, उनको और सशक्ति करने का काम करेंगे। एक काम जिस पर हमारी पार्टी का नेतृत्व खड़गे जी, राहुल गांधी जी बार बार कहने हैं, हम जाति जनगणना कराएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार आने के बाद हम जाति जनगणना कराएंगे, जिससे उन जाति के लोगों को जिनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप गांव में जाएंगे, समाज का ऐसा बहुत वनरेबल सेक्शन है जो शिक्षा से वंचित है, सड़क से वंचित है, पीने के पानी से वंचित है, उन लोगों को सरकारी सुविधा मिल सके, गवर्नमेंट का जो फंड है उनका डिवोल्यूशन इस आधार पर हो सके, इस पर्पज के लिए हम जाति जनगणना अपनाकर समाज के सभी वर्गों को एक ही स्तर पर लाने का काम करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, जिसको हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य के संबंध में राजस्थान सरकार ने खुद ही निर्णय लिया है 25 लाख का कराने की फ्री का, अब उसको इनलार्ज करके 50 लाख तक का जो है कवर करने का हम काम करेंगे। मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी हाईलाइट करेंगे। एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, पहली बार गांव में ट्रेडर जो बिजनेस करता है, उस बिजनेस करने वाले ट्रेडर को 5 लाख रुपए की बिना गारंटी के उनको हम पैसा देंगे, जिससे वो ट्रेडर अपने समाज को सर्विस रेंडर करता है। ये एक नया काम हम करना चाहते हैं, जिससे समाज के लोगों को लग सके कि जो नीचे लेवल पर लोगों की नीड्स को पूरा कर रहा है, उसकी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ट्रेडर की जो नीचे लेवल की कम्युनिटी है उसको 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज का, जो क्रेडिट कार्ड जैसा किसान का है वैसा किसान क्रेडिट कार्ड हम देने का काम करेंगे। एक नया काम जो राजस्थान की सरकार ने किया, गिग वर्कर्स का, राजस्थान ने गिग वर्कर्स का कानून बनाया, हम उसको आगे बढ़कर एक नया काम करना चाहते हैं। राजस्थान में हमारे बहुत से नौजवान टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, टेम्पो के रूप में काम करते हैं। ये गिग वर्क से जो एक्ट बना है उसमें एनलार्ज करके उनको भी ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जिनसे उनको सामाजिक सुविधा मिल सके। ये हमारे कुछ नए प्राथमिकता के आधार पर जो 2030 का हमारा विजन है, उसमें जो साइलेंट फीचर है उसको मैंने हाईलाइट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी डिटेल में आपको 2030 के विजन के बारे में 5 साल तक उन्होंने काम किया, और राजस्थान सरकार ने जिस तरह की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो इस बात का इंडिकेट करती है। हम राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि गवर्नेंस का जो नया मॉडल हम ला रहे हैं, गवर्नेंस के मॉडल में सभी लोगों को भागीदारी कर समाज को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य से हमने ये जो हमने घोषणा पत्र रखा है उसमें प्राथमिकता रखी है, गारंटी रखी है, 7 गारंटी रखी है, साइलेंट फीचर रखा है, और 2030 एक नए राजस्थान को बनाने का हमारा संकल्प है। हम आशा करते हैं इस घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता हमें मैंडेट देगी और हम अपने जो हमारे मैंडेट है उसके आधार पर राजस्थान के निर्माण का काम कर सकेंगे। मैं एक बार पुनः उन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ मैनिफेस्टो कमेटी में बैठकर उन्होंने काम दिया, उन्हें सजेशन दिया, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और 3.5 करोड़ लोगों ने राजस्थान के अलग अलग
समाज के लोगों ने जो सजेशन देकर विजन का जो डॉक्यूमेंट बनाने में मदद की, मैं एक बार पुनः घोषणा पत्र का अध्यक्ष होने के नाते उनके प्रति भी आभार करता हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं हम सब मिलजुल कर इस घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त कर पुनः सत्ता में आकर जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सीपी जोशी साहब, आपने घोषणा पत्र के मुख्य अंशों पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अब आमंत्रित करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने विचार प्रस्तुत करें। परम आदरणीय खड़गे साहब, गोविंद दत्ता जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, अध्यक्ष मैनिफेस्टो कमेटी, सचिन पायलट जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनी जी, पवन जितेंद्र सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, नासिर हुसैन साहब, प्रमोद तिवारी जी, पवन खेड़ा जी, सुप्रिया सिंह निते, जीतू पटवारी जी, कर्नल रोहित सिंह जी और तमाम मेरे प्रेस के साथियों और भाई और बहनों, सबसे पहले मैं डॉक्टर सीपी जोशी को, इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छी मेहनत करी है। समग्र रूप में इसको पेश किया जा रहा है मैनिफेस्टो को। ये तो जब आपके हाथ में कॉपी आएगी, आप पढ़ेंगे तब इसका विश्लेषण करने का वक्त मिलेगा। अभी तो मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा है। सैलेंट फीचर आपको कुछ बताए हैं अध्यक्ष जी ने, जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के हैं, पर विस्तार से सब पॉइंट दिए गए इसके अंदर। और जैसा कहा गया कि जो मिशन 2030 हमने लॉन्च किया था, करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी राय दी थी। उसका डॉक्यूमेंट तैयार करके हम लोगों ने उसको भी लॉन्च कर दिया। वो भी आधार है इस मैनिफेस्टो का, सारे पार्ट इसके अंदर आए भी हैं। मैं संक्षिप्त में आपको खाली इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों को जाना भी है टूर के अंदर। खड़गे साहब बता रहे हैं मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए, उससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस गंभीरता के साथ में मैनिफेस्टो को इम्पोर्टेंस देती है। हमारी गवर्नमेंट 25 साल पहले जब आई थी तो पहली बार मैंने प्रयोग किया, मैनिफेस्टो पार्टियां निकालती है, चुनाव के बाद में उनको कोई याद नहीं करता, पब्लिक भी याद नहीं करती थी। हमारी सरकार पहली सरकार थी जिससे मैंने मैनिफेस्टो को 98 के अंदर कैबिनेट की मीटिंग बाकायदा रखा और ये कहा इस मैनिफेस्टो के जो वादे किए हैं वो हमने जनता के सामने पेश किए थे। उसके आधार पर ये मैनिफेस्टो बना है। आपकी ड्यूटी, चीफ सेक्रेटरी ड्यूटी है, अब आप मैनिफेस्टो जो है इसको आप किस प्रकार से अपने पास रखें, आधार पर फैसले हो, सेक्रेटरीज के भी, कलेक्ट्रेट के भी और तमाम अधिकारी के। मुझे याद है उस वक्त में एक्स्ट्रा कॉपी छपानी पड़ी थी, वो जमाना था। तो आप समझ सकते हैं कि मैनिफेस्टो को महत्व देने का काम देश के अंदर किसी ने किया पहली बार, तो राजस्थान सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था। और इसीलिए आज 96% तक हम मैनिफेस्टो पूरा कर पाए हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो है कि वादा करो मत, ये खड़गे साहब भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, करो मत, करो तो निभाओ। पूरी झलक है कि हम 96 तक दे गए इसको। अब मैं आपको, वैसे तो मैंने कानून के अच्छे बनाए हैं, आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश में हो रही है हमारे कानूनों की, हमारी स्कीमों की, हमारे गारंटीज की। पर कानून जो राइट टू हेल्थ का कानून देश में कहीं नहीं बना है, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट कहीं नहीं बना है, गिग वर्कर्स एक्ट का तो मिस्टर मैथ्यू का आर्टिकल पढ़ा मैंने एक्सप्रेस के अंदर, उसने कहा कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। राजस्थान जैसा कानून आप सोच सकते हैं, इस कानून के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर लीक के जो इश्यू बना रहे हैं, इनको पूछो हिंदुस्तान में किस राज्य ने लोगों को अरेस्ट किया, कार्रवाई करी और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में कहीं नहीं पास हुआ जो हमने कानून बनाया है, पेपर लीक वाला भी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट्स का राय थी कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, वो भी हमने पास कर दिया। अब रुक गया है राज्यपाल के बाद में, केंद्र के बाद में, अलग बात है। किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो सके, अब आयोग बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता के अंदर, सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला होगा। इस प्रकार का ये भी क्रांतिकारी कानून बनाएगा।
अब मैं आपको संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि जो हमारी स्कीम आ रही है एक के बाद एक, इसका आधार क्या है? क्योंकि ये स्वाभाविक क्वेश्चन होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। शानदार तो स्कीम आई है, शानदार गारंटी दी जा रही है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो सामाजिक सुरक्षा हमारा मोटो भी है, सोशल सिक्योरिटी, हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार से। पूरे देश में राहुल गांधी जो लेके आए थे न्याय योजना 6000 वाली, उसका विस्तार करते हुए राइट टू सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों, हर परिवार को दुनिया के मुल्कों की तरह मंथली पैसा मिले। हमने यहाँ 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपये। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो हमारी सोच है वो देश के लिए आवश्यक है। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, कुपोषण यहां पर है, भूखमरी यहां पर है, कैसे बनोगे विश्व गुरु? इसको संभालो। पहले 4 कानून पास किए सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंफॉर्मेशन और नरेगा का 5वां कानून पास हो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। राजस्थान की स्थिति हमने जो जिस रूप में मैनेज की है आर्थिक रूप से, उस पर आप सबको गर्व होगा, प्रदेशवासियों को। 5 साल के आर्थिक हालातों की बात करें तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय जो है 46.48% की बढ़ोतरी हुई है राजस्थान के अंदर। 2017-18 के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है, जब सरकार बीजेपी की थी तो हम देश में 30वें स्थान पर थे प्रति व्यक्ति आय के अंदर। आज हम 12वें स्थान पर आ गए हैं। ये हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि है, 30 से 12वें स्थान पर। और 2030 तक प्रति व्यक्ति आय देश में नंबर 1 बने, ये हमारा सपना है, जो हमारा मिशन 2030 है उसमें। नंबर 2, 2021 के अंदर हमारी स्टेट जीडीपी की दर 19.50 तक पहुंच गई, जो एक दशक के अंदर सर्वाधिक है। पूरे दशक में 10 साल के अंदर 21-22 में जीडीपी की विकास दर 90.50% तक पहुंच गई है राजस्थान की। ये सर्वाधिक है यहां पर एक दशक के अंदर। प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन जो है 22 के अंदर 8.10% की बढ़ोतरी हुई है, जो राष्ट्रीय दर से दुगनी है। नेशनल एवरेज से दुगनी होना बड़ी बात है उत्पादन खाद्यान्न का राजस्थान के अंदर 2022 के अंदर। बीजेपी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12वें स्थान पर थे हम लोग, आज हम 7वें स्थान पर आ गए। पीपल फ्रेंडली टैक्स रिफॉर्म्स के कारण से जो हमने रिफॉर्म्स किए थे उसका फायदा मिला हमें। 21-22 में 24.5% और 22-23 में 16.7% की बढ़ोतरी हुई है, जो 13-14 के बाद सर्वाधिक बढ़ोतरी है टैक्स रिफॉर्म के बाद रेवेन्यू की राजस्थान के अंदर। जब रेवेन्यू आ रही है उसका फायदा हम ले रहे हैं, इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था इन 15 लाख करोड़ की हो जाएगी। इन सब कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ की हो जाएगी और हम अगले 7 साल जो 2030 की बात की है वहां हमारा लक्ष्य 30 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार हमने बेहतर होती आर्थिक स्थिति का लाभ जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता को दिया, ये मैं कहना चाहता हूँ। जितना भी हमारा परफॉर्मेंस है और लास्ट में आर्थिक विकास दर उत्तर भारत में राजस्थान नंबर 1 है। पूरे देश के अंदर बड़े राज्यों में नंबर 2 है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और 11.04% राजस्थान है। नंबर 2 है देश के अंदर, और उत्तर भारत में नंबर 1 हम लोग हैं आर्थिक विकास दर में। इसलिए हमने जो लाभ मिल रहा है, आर्थिक विकास बढ़ी हमारी, उसका लाभ हम जनता में शेयर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं खड़गे साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे मैनिफेस्टो को लॉन्च करने की कार्यवाही करें।
हम आभारी हैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। मैं आमंत्रित करता हूं आप आशीर्वचन प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय खड़गे साहब। आज के इस घोषणा पत्र जो हमने जारी कर रखा, यहाँ के उपस्थित इस मंच पे बैठे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा ये इतना डिफिकल्ट क्यों रख लिया? आप तो सिंह है बस है, गोविंद सिंह ही बस है, तो उसी से पहचाना जाता कौन है क्या है, फिर ये क्यों? सीपी जोशी जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, सचिन पायलट जी, प्रमोद तिवारी जी, जितेंद्र सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, नासिर हुसैन जी और इस मंच पे बैठे हुए साथियों, और यहाँ पर जो हमारे पार्टी के अन्य नेता हैं और खासकर इस समारोह में घोषणा पत्र डिक्लेरेशन में उपस्थित मेरे मीडिया के भाइयों, अभी इस घोषणा पत्र में क्या है इसका हमारे पीसी जोशी साहब ने पूरा आपको बताया। सीपी जोशी साहब जितने मेन पॉइंट्स थे वो सभी उन्होंने माध्यम के साथ सामने भी रखा और यहाँ उपस्थित सज्जनों के सामने भी रखा। जो काम हमने पहले किया वो भी उन्होंने बताया और जो करने जा रहे हैं वो भी उन्होंने बताया। तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि जो कुछ बोलना था उन्होंने बोला, जो कुछ बचा कुचा था तो चीफ मिनिस्टर बोल दिए। तो इसीलिए ऐसे ज्यादा वक्त मैं आपका लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को फिर उदयपुर यहाँ से निकलना है। मैं एक ही बात कहूंगा कि ये राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। आज से नहीं, 1926 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के घोषणा पत्र जारी की थी। तब से ही हम वही वायदे करते हैं जो पूरा कर सके, जिसे अमली जामा पहना जा सके। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है और अनुष्ठान में हम लाए हैं। चाहे वो हमारे राज्य के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, या कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, उसमें हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। अभी यहाँ जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के
नेताओं ने मिलके उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। अगर एक मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर 90% कोई पार्टी करती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान के लिए भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। तो ये एक तरफ हमारा है। दूसरी तरफ हम जो सेंट्रल में भी हमारी गवर्नमेंट जब थी 10 साल हमने जो गवर्नमेंट चलाई उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हमने जनता को सुलझा के दिया। जो लोग जिनके पास गरीबी और जिनको खाना नहीं मिलता था, बच्चों को उस कोई प्रोटीन की व्यवस्था नहीं थी और सबसे ज्यादा बच्चे ये प्रोटीन के कमी की शिकार कहाँ है बोले तो गुजरात में है। आप देखिए, आप वो बाकी का नहीं पढ़े, अपना जो ठीक था उतना पढ़े, लेकिन दूसरे की कमी क्या है वो नहीं पढ़े। गुजरात में बहुत से कमियां हैं। जिस जगह से कम 13 साल 13.5 साल एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहा, वो अपने ही स्टेट में नहीं कर सका। वजह क्या है कि कमिटमेंट नहीं है। जिसके पास कमिटमेंट है, गरीबों के लिए दर्द है, वो लोग किसी न किसी हालत में करते हैं। जब हम मनरेगा स्कीम लाए थे तब बहुत से लोगों ने टीका की, बीजेपी के लोग भी टीका किए, आर्थिक दृष्टि से जो एक्सपर्ट थे वो भी टीका किए। ये कहां से लाएंगे, कहां देंगे, ये नहीं होने वाली बात है। ये सब आप सुने होंगे, देखे होंगे। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने करके दिखाया, मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया, यहां तक कि कई स्टेट में इसका पालन करके फ्री में राशन देने का काम शुरू किया और उससे जनता को एक बल मिला, शक्ति मिला। यानी जब आपके हाथ को काम मिलता है तो आदमी अपने स्वतंत्र जीवन चलाता है। और इसी मनरेगा को मोदी साहब कहे थे, जब मैंने पूछा कि मोदी साहब और जेटली साहब मनरेगा के लिए अब बहुत पैसा कम रखे हैं, क्या इसको अबोलिश करने वाले हैं क्या? तब उन्होंने क्या कहा मुझे, खड़गे साहब, इस मनरेगा को हम अबोलिश नहीं करेंगे, ये तो आपका जीता जागता स्मारक है कांग्रेस पार्टी का। हाँ, पीएम ने खुद ने कहा, उन्हें ही कहा था, जब कहा तुम्हारा जीता जागता फेल्यूर का ये एक स्मारक है, इसको मैं निकालता नहीं और पैसे दूंगा बोले। और थोड़े पैसे रख के बजट में बाद में उनको जब सारे लोगों का सारे स्टेट से जब प्रेशर आया उसको बढ़ाना पड़ा। यानी खुद को उनको मालूम नहीं ये नरेगा चीज से कितने लोगों को फायदा होता है, कितने लोगों का पेट भरता है, कितने लोग जो पहले भूखे पेट सोते थे
वो खाना खा के सोने लगे। जिनको काम नहीं मिलता था वो काम सरकार ने देने शुरू कर दिए। तो ये हमारा अचीवमेंट है। उसी ढंग से दूसरा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको भी जब हमने लागू करने की कोशिश की तो बहुत से लोग टीका करें, इतना पैसा कहाँ लाएंगे, एक तरफ नरेगा, एक तरफ ये अपना फूड सिक्योरिटी, ये सब बहुत न होने वाली चीजें हुई। वो भी हमने करके दिखाया, उसको भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन से हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, ये जो एक्ट बना के हमने दिया वो भी उस वक्त उन्होंने टीका की। ऐसे बहुत से चीजें हैं जिन पर कांग्रेस के काम पर उन्होंने टीका करते ही रहे और वो खुद कुछ नहीं करे। हमको गालियां देने का छोड़ के दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन खुद ही बोलते हैं गालियां तो हमको देते हैं, राहुल गांधी जी को देते हैं, अब इनको भी शुरू करे हैं, अशोक को भी देने का, और दूसरे हर स्टेट में जाते हैं तो वहां के नेताओं को बोलते हैं। मेरे को तो बहुत बार बोलते हैं कि मेरे बाप को भी गालियां दी इन्होंने, मैं क्यों दूं? बाप बेचारे उनके बाप पिताजी कब गुजर गए, क्यों गुजर गए, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थे। उनको बोलने का मेरा तो कोई ये नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता। उनके पिता को बोल के मैं कहां जाऊं? मैं तो अपनी माता को 75 इयर्स पहले खो लिया। मैं जब 7 साल का था तब मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा चाचा सब जल के खाक हो गए। मैं बचा एक, और मेरे पिताजी, 2 ही लोग बचे हमारे घर में, 2 ही लोग। अब तक जिंदा हूं मैं, 82 हो गए, अब तक जिंदा हूं। ये किस लिए कह रहा हूं? हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहे।